डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर चला हुआ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। और इस टॉपिक में आपको जो आज पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आपको पहले मैंने एक बार पढ़ाया था योजना आयोग और नीति आयोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था योजना आयोग का मेन काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। नीति आयोग का क्या काम है? सरकार को सलाह देना, किस प्रकार देश में मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, इस टाइप के। आपको पता है योजना आयोग का काम भी सलाह देना ही था, बट किस टाइप की सलाह? जैसे आपको पता है योजना आयोग का मेन काम था प्लानिंग करना, पंचवर्षीय योजनाएं, 5-5 साल की प्लानिंग करना। और यही तो हमारा चैप्टर है, प्लान डेवलपमेंट, कि भैया अपने देश में डेवलपमेंट करना है। ये बात तो तय है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर, और आज़ाद होने से पहले से ही ये बात पता चल गई थी, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा तो देश के सामने एक बड़ी समस्या ये होगी कि भैया हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। और इस विकास करने के लिए हमें कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम भी देने जाते हो उससे पहले कुछ प्लानिंग करते हो या नहीं करते हो? आप प्लानिंग करके चलते हो। जब पेपर आएगा तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं बड़े क्वेश्चन करूंगा, या 2 नंबर के क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो आप प्लानिंग करके चलते हो। तो ऐसे ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश का विकास कैसे होगा, इसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। और जो ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस प्लानिंग के लिए जैसे आपको पता होगा कि जब देश हमारा गुलाम था उसी टाइम पर ही प्लानिंग वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। जैसे ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसमें देखिएगा 1934 की बात की गई। 1934 की बात की गई, ठीक है। 1934 में विश्वेश्वरैया प्लान आया। मतलब आप बोलेंगे ये विश्वेश्वरैया कौन है? ये आदमी की बात मैं कर रहा हूँ, विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में अभी बताने भी जा रहा हूँ। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फादर ऑफ प्लानिंग, भाई प्लानिंग करने का काम भारत में सबसे पहले विश्वेश्वरैया ने किया था, तो इसलिए फादर ऑफ प्लानिंग इनको ही कहा जाता है। फिर बोलेंगे इन्हें प्लानिंग कब की? अरे भैया इन्होंने अपना प्लान 1934 में दिया। विश्वेश्वरैया ने इन्होंने अपना प्लान 1934 में दिया और इन्होंने बताया कि कैसे इंडिया 10 ईयर की इंडिया को प्लानिंग बनानी चाहिए और उस रास्ते पर इंडिया को डेवलपमेंट करना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेवलपमेंट इन इंडिया इन 10 ईयर्स। इन्होंने 10 वर्ष की योजना बनाने की बात कही। भाई ये बात इन्होंने अपनी बुक में कही थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1934 में। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी। क्या नाम था बुक का? प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। प्लान्ड, कैसी इकोनॉमी होनी चाहिए इंडिया की? प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। यानी प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया एक बुक लिख दी उन्होंने और उस बुक में पूरा बता दिया कैसे 10 वर्ष की योजना बनानी चाहिए और कैसे इंडिया डेवलपमेंट करेगा। बहुत बड़ी बात है। उस समय में सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई है, तो सोचिए कितने ज़्यादा मतलब इनिशिएटिव लेते, कितनी जल्दी पहल करते, कितना ज़्यादा इनका दिमाग काम करता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अब हम ये देख लेते हैं, जिस विश्वेश्वरैया की हम बात कर रहे थे, थोड़ा उसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी हमने एक योजना की बात तो कर ली, जो योजना विश्वेश्वरैया ने की है। जो योजना किसने दी है? विश्वेश्वरैया ने जो योजना दी है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि इसका पूरा नाम देखिएगा। क्या नाम है इनका पूरा? इनका पूरा नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। और एम से क्या बनेगा? मोक्ष गुंडम। तो आप ये ना जाने इतना डिटेल में, बस एम विश्वेश्वरैया बोलिए। इनको बोला जाता है फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया।
अगर इसको इंजीनियर्स का पितामह भी कह दिया जाए भारत में तो कोई गलत नहीं है, फादर ऑफ इंजीनियर्स, क्योंकि ये पहला इंजीनियर भारत का। भारत में जैसे आपको पता होगा नदियों पर डैम बनाए जाते हैं, तो किस प्रकार के डैम बनाए जाने चाहिए, किस प्रकार बाढ़ को कंट्रोल करना चाहिए, सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर भारत के लिए काम करने वाले सबसे पहले यही आदमी है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज। हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ बीए आर्ट से ही ग्रेजुएशन किया था बेंगलुरु से, बट बाद में इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी, साइंस की भी अच्छी पढ़ाई की। डैम टेक्नोलॉजी में के लिए इनका नाम जाना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, जैसे भाई कहीं ड्रेनेज सिस्टम में पानी भर गया है, वो पानी कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, कैसे करना है, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, इसके लिए पूरा जोर दिया इन्होंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर दिया इन्होंने। भारत में कहा कि भारत तो तभी तरक्की करेगा जब भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जोर देगा। याद रखना, ये मैसूर राज्य में एक इंजीनियर, पहले आपको पता होगा साउथ में, जैसे आपने सुना होगा एक टीपू सुल्तान वाला जो मैसूर राज्य है कर्नाटक वाले एरिया में, वहां पर मैसूर राज्य में इंजीनियर की पोस्ट पे नौकरी कर चुके हैं ये। और उससे पहले मुंबई में ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो सड़कें वड़कें बनवाता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेक्टर में मुंबई में भी ये जॉब कर चुके हैं। बाद में इन्होंने मैसूर में इतना अच्छा काम किया कि मैसूर के जो राजा थे उन्होंने इनको दीवान बना दिया। उस टाइम पर दीवान प्रधानमंत्री को कहते थे। मैसूर में इन्होंने कावेरी नदी पर डैम भी बनाया। और आपको पता होगा महाराष्ट्र में एक जगह है कोल्हापुर, कोल्हापुर शहर, जो कोल्हापुर शहर है उस शहर में जो वहाँ झील है, उस झील, वो झील टूटने से कोल्हापुर शहर डूबने लगा, तब उसमें विश्वेश्वरैया ने ही आकर कोल्हापुर शहर को डूबने से बचाया। आपको पता होगा एक नदी का नाम सुना होगा आपने, मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, याद रखना। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और एक बार क्या होता था, जब हैदराबाद में जब वहाँ का राजा निजाम था वहाँ का शासक, तो उस समय पर मूसी नदी में बाढ़ आ गई, तो हैदराबाद के डूबने के कगार पे आ गया। तब किसको बुलाया गया? तब हैदराबाद के राजा ने एम विश्वेश्वरैया को बुलाया कि भाई जैसे तैसे करके आप डैम बनाएं या कुछ भी करके इस समस्या से हमें बाहर निकाले। तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट आदमी बन गए ये। इन्होंने पहली बार भारत में ये बताया किस प्रकार पन बिजली बनाई जाएगी, पानी से बिजली बनाई जाएगी। मैसूर विश्वविद्यालय खोला इन्होंने। अरे पहली बार किसी रियासतों के अधीन, किसी के अधीन इस प्रकार से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और याद रखना, इन्होंने उस टाइम पर मैसूर में विश्वविद्यालय खोलने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों से परमिशन लेनी थी। तो प्रेसिडेंसी के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इस टाइप से विश्वविद्यालय नहीं खोल सकते, और खोल भी लेंगे तो वो चलेगा नहीं। बट इन्होंने मैसूर में विश्वविद्यालय खोल के भी दिखाया और चलाकर भी दिखाया। इतने महान आदमी रहे हैं भारत के। और याद रखना, इसकी इन्हीं महानता के कारण ही भारत सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न दिया। और 1962 में इनकी डेथ हो गई। उस टाइम पर इनकी उम्र 101 साल थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे पहले ये पॉइंट बताया था किस प्रकार इसी सर एम विश्वेश्वरैया ने किस प्रकार विश्वेश्वरैया प्लान लेकर आए थे 1934 में। प्लानिंग की शुरुआत 1934 में हुई, ये पॉइंट याद रखना है। अब आपको जो पॉइंट याद रखना है उस पर गौर फरमाएंगे। जब आपको तो पता ही है, कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से ये कोशिश की किस प्रकार से प्लानिंग की जाए, किस प्रकार से देश की इकोनॉमी चलेगी आज़ादी के बाद। आपको पता होगा हम 1938 की बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के कहने पर, सुभाष चंद्र बोस की पहल पर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। और नेशनल यानी एक ऐसी कमेटी बनाई गई 15 आदमियों की। आदमी तो हालांकि ज़्यादा थे, पर मेन जो 15 आदमी इसमें लिए गए। और नेशनल लेवल पे प्लानिंग करनी है, पूरे देश में किस प्रकार से इकोनॉमी चलेगी। और सोचिए उस टाइम पर देश आज़ाद भी नहीं हुआ और उस टाइम पर 1938 में प्लानिंग की जा रही है। सोचिए पंडित सुभाष चंद्र बोस भारत के बारे में कितना ज़्यादा सोचते थे, और देश आज़ाद भी नहीं हुआ तो उससे पहले ही इस महानुभाव को ये चिंता सता रही थी कि देश का इकोनॉमी कैसे चलेगा, और उस टाइम पर ये सोच रहे थे। और जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसको शॉर्ट में हम एनपीसी कह रहे हैं, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुन दिया गया। किसका अध्यक्ष चुन दिया गया? उनको एनपीसी का, नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी? 1938 में। और 1934 में क्या, कौन सी योजना आई थी? विश्वेश्वरैया योजना आई थी। जो ये योजना आई है 1938 में, अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों के विकास। भाई इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो योजना आई है, इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र क्या है? जैसे कृषि है, उद्योग है, यानी जितने भी क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं, उनका विकास कैसे किया जाए, इसके लिए ठोस नीति इन्होंने बनाई। इसके लिए क्या कार्यक्रम होना चाहिए, इन्होंने कार्यक्रम तैयार किया। और जब इन्होंने कांग्रेस का 1938 में जब ये अधिवेशन हो रहा था, जब मीटिंग हो रही थी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, तो उसमें कुछ लोग शामिल थे। एम विश्वेश्वरैया आ गया, यानी उस सर एम विश्वेश्वरैया को, जिसको मैं फादर ऑफ इंजीनियर्स कह रहा था, फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कह रहा था, उनको यहाँ पर भी शामिल किया गया है। उन्होंने यहाँ भी भाग लिया है। जेआरडी टाटा, टाटा कंपनी के जो उस टाइम पर मालिक थे, जेआरडी टाटा, बिरला, टाटा बिरला सुना होगा, जेडी बिरला और लाला श्रीराम एटसेट्रा, कुछ और बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वो भी शामिल थे इनके। बट हुआ क्या, जितनी भी कांग्रेस, जितना भी नेशनल प्लानिंग कमेटी ने जितनी भी सलाह दी होगी, कैसे चलेगा, कैसे देश का विकास किया जाएगा, जो भी बातें इन्होंने बताई होंगी, वो सारी चीज़ों में एक रुकावट के तौर पे क्या काम हुआ? 1938 में हमने क्या देखा? भाई एनपीसी बन रही है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बन रही है, और हर बच्चा जानता है 1939 में क्या होगा, 1939 में क्या होगा? अरे सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार के कारण, और बाद में आपको पता होगा भारत द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। तो इन दो कारणों से क्या होता है, जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है, इसके कार्यों में एक बाधा उत्पन्न हुई और आगे ये बहुत बेहतर तरीके से, जिसके कारण कार्य नहीं कर पाई, बट प्रयास बहुत अच्छा था। अब हमें जो पढ़ना है, अपने देश को, अपने देश में, हमारा देश आज़ादी के बाद कैसे चलेगा, ये चिंता सिर्फ भारत के जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, केवल उनको ही नहीं सता रही थी। ये भारत के कुछ अच्छे बिजनेसमैन जो थे, जिनके अंदर देशभक्ति की कुछ भावना थी, उन कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंदर भी, बड़े बड़े पूंजीपतियों के अंदर भी ये चिंता सता रही थी। अब सोचिएगा, हमारे देश के 8 प्रमुख पूंजीपति, यानी ये लगा लो कि उस टाइम के 8 सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, जो मुंबई में रहते थे, तो भारत के 8 बड़े पूंजीपतियों ने एक प्लान बताया। प्लान क्या है कि भाई भारत आज़ादी के बाद भारत का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, और वो भी किसका, इकोनॉमी का। भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए एक प्लान दिया है। एक प्लान दिया है, वो प्लान 8 आदमियों ने दिया है, 8 बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने वो प्लान दिया है। इन 8 आदमियों में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? मैंने आपको बताया था, जब राष्ट्रीय योजना समिति
नेशनल प्लानिंग कमेटी जो सुभाष चंद्र बोस के कहने पर बनी थी 1938 में, उसमें 15 मेन मेंबर थे। मैंने बताया था उसमें टोटल मेन जो 15 मेंबर थे, उन 15 में से एक मेंबर ये था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर। फिर आप बोलेंगे सर वो विश्वेश्वरैया, अरे उन्होंने तो मीटिंग में भाग लिया था ना सिर्फ, पर वो मेंबर नहीं बनाए गए थे। अब ऐसे में जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें कौन कौन नाम है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा। JRD टाटा का पूरा नाम क्या था, जहांगीर रतन जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। 1992 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, JRD टाटा को 1992 में। सोचिए कितने इंपॉर्टेंट आदमी थे। JD बिरला, घनश्याम दास बिरला, सुना होगा टाटा बिरला, ये घनश्याम दास बिरला हैं। लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, आरदेशीर दलाल, जॉन मथाई, इसको जरूर याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखना। पुरुषोत्तम दास ठाकुर, JRD टाटा, JD बिरला और जॉन मथाई। और जो ये योजना, इन 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो ये योजना दी है 1944 में, यानी इनकी योजना जो इन्होंने बताई थी, वो उसका पब्लिकेशन कब हुआ, वो जनता के सामने कब आई, वो सरकार कांग्रेस के सामने उन्होंने कब रखी, वो 1944 की बात है, याद रखना। ये कब की बात है, 44 की बात है। अब हम ये देखेंगे जो ये बॉम्बे प्लान था। अब आप बोलेंगे फिर ये सर यहाँ पे जो ये योजना है, इस योजना का इसको बॉम्बे प्लान क्यों कहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़िए, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक पॉइंट है, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब सच्चाई मायने में तो इस योजना का नाम क्या था, सच्चाई मायने में तो नाम ये था, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बस ये नाम था। बट इसका लोकप्रिय नामकरण, बट ये किस नाम से फेमस हुई, ये प्लान, ये योजना, ये बॉम्बे प्लान के तौर पे फेमस हुई, क्योंकि इसमें 8 बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई के शामिल थे। बॉम्बे के जो 8 बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने ही ये योजना दी थी, इसलिए इसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। वैसे पूरा नाम बॉम्बे प्लान का क्या था, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं बॉम्बे प्लान में क्या क्या मेन पॉइंट था, ये देखेंगे। रोड मैप, भाई ये बॉम्बे प्लान क्या है, एक रोड मैप फॉर इंडियाज डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये मैं बता चुका हूं। अरे बॉम्बे प्लान में एक रोड मैप बताया गया है कि कैसे कैसे किस प्रकार इंडिया इंडिपेंडेंस आज़ाद होने के बाद इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, इस बात का रोड मैप दिया है। प्लान के अनुसार 3 पंचवर्षीय योजनाएं, इस बॉम्बे प्लान में कहा गया था कि भैया हमें 15 सालों को ध्यान में रख के चलना होगा, और 15 साल में हमें भारत में काफ़ी कुछ बदल दिया जाएगा। कैसे, 15 साल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5-5 साल, ठीक है। हालांकि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए 15 सालों पर, तो प्लान के अनुसार 3 पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए। मतलब बड़े बड़े इन 8 बिजनेसमैनों ने ये कहा कि हमें 3 पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए, और इसके बाद इकोनॉमी को फ्री मार्केट मॉडल में बदल देना चाहिए। मतलब इनका कहना ये होता है कि 15 सालों तक तो जो हमारी जो सरकार है उसको ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में, और 15 साल के बाद इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसको, गवर्नमेंट को। मतलब फिर उसको फ्री छोड़ दो, फ्री मार्केट, यानी बाजार को छोड़ दो फ्री। यानी उनका कहना गोलमोल तरीके से था 15 साल तक तो देश में विदेशी कंपनियों को भारत में आने की ज़्यादा छूट मत दो। 15 साल तक सिर्फ क्या करना है, अपनी सरकार को भी खुद एज ए बिजनेसमैन के तौर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो भारत के बिजनेसमैन नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत के बिजनेसमैनों के पास उस टाइम पर इतना पैसा नहीं था। तो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये कहना है कि जो बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे भारत में, उन उद्योगों को लगाने में
भारत सरकार को भी बड़ा योगदान निभाना पड़ेगा। और अगर अगर मान लो वो फ्री मार्केट शुरुआत से ही कह देते तो इसका मतलब ये होता कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी उद्योग में पैसा नहीं लगाएगी, सारा का सारा काम बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी। परंतु इन उद्योगपतियों का कहना यह था कि नहीं भाई, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, पर शुरुआत के केवल 15 साल तक करो, यानी और 15 साल यानी 3 योजना, 5-5 साल की योजना उन्होंने बनाई। फिर आप बोलेंगे इसमें अलग क्या है सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के बाद भी तो 5-5 साल की योजनाएं बनाई थी। हाँ, तो आप कह सकते हो ना, कुछ बातें बॉम्बे प्लान में और नेहरू का जो ये मॉडल था उसमें, नेहरू मॉडल में और बॉम्बे प्लान में कुछ बातें कॉमन थी। बट नेहरू के अनुसार नेहरू ने तो ये नहीं कहा ना कि इतनी जल्दी हमें फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट को अपना लेना चाहिए। नेहरू के अनुसार तो ये लंबा चला है, भारत में फ्री इकोनॉमी का मॉडल हमने 1991 में जाके अपनाया, और ये उस टाइम पर सिर्फ 15 साल बाद ही कह रहे थे। शुरुआत में स्टेट का मेजर रोल होना चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसे हमारा देश आज़ाद होगा तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि सरकार को रोल प्ले नहीं करना चाहिए, नहीं भाई, मेजर रोल होना चाहिए। ऐसी सोच उनकी क्यों थी? बॉम्बे प्लान के जो बिजनेसमैन थे, वहां पर 8 बिजनेसमैन जो है जो अपनी सोच रख रहे हैं, उन्होंने ये सोच क्यों रखी भाई? उस टाइम पर पूरी दुनिया में एक कीन्सियन व्यू, यानी कीन्स मतलब क्या था, दुनिया में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे कीन्स। उनकी विचारधारा ये थी, कीन्स का ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैपिटलिज्म की तरह बिल्कुल मतलब प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी अपना खुला वही काम करे और सरकार थोड़ा सा भी रोल प्ले ना करे, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान होता है। उन्होंने कहा, कीन्स ने कहा, क्योंकि 1930 में पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, पूरी दुनिया के उद्योग डूब गए थे। जब उद्योग डूब गए थे, जब पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, 1930 में मंदी आ गई थी, तो उस टाइम पर लोगों की समझ, और पूरी दुनिया में मंदी इसलिए आई थी क्योंकि सरकार ने उद्योगों से अपने आप को, अमेरिका वगैरह में कई देशों में सरकार ने उद्योगों से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया था। प्राइवेट सेक्टर को हद से ज़्यादा छूट दे दी थी कि भैया जो मन करे वो करो, जैसे उद्योग चलाना है चलाओ, जितना इन्वेस्टमेंट करना, जो करना है करिए। यानी उन्होंने कह दिया था, वो अमेरिका वगैरह में, यूरोप के ज़्यादातर देशों में ये चलता था, प्राइवेटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, प्राइवेट आदमी को इतनी ज़्यादा छूट दे दी गई थी, जिसके कारण ग्रेट डिप्रेशन भी आया, मंदी आ गई पूरी दुनिया में। तब से ये समझ बनी, नहीं भाई, प्राइवेट आदमियों को, उद्योगपतियों को कभी भी इतनी छूट मत दो, सरकार को भी एक्टिव साथ साथ में एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। और वही सोच का असर जो कीन्स नाम के अर्थशास्त्री का जो सोच था, जो पूरी दुनिया में चल रहा था, 1930 की आर्थिक मंदी के बाद जो विचार लगभग पूरी पूंजीपति देशों में सभी में चल रहा था, वही विचार भारत के उद्योगपतियों में भी चल रहा था। इसलिए उन्होंने ऐसी सलाह दी। अंडर डेवलप इंडिया, आपको क्या पता है इंडिया उस टाइम पर क्या था? अंडर डेवलप्ड कंट्री। अभी हम क्या हैं? अंडर डेवलप है या डेवलपिंग? अभी भी हम वैसे अंडर डेवलप्ड है। अरे भाई, अभी हम डेवलप्ड थोड़ा हो चुके हैं, हम डेवलप्ड नहीं हुए, अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज है, अभी हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। भाई उन्होंने कहा, उद्योगपतियों ने कहा, अगर भारत अभी भारत जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अगर इसका आप रैपिड इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हो, भाई भारत में रैपिड का मतलब तीव्र गति से, अगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग अगर तुम लगाना चाहते हो, जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के तुरंत बाद ही अगर तुम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अगर उद्योग लगाना चाहते हो, अगर औद्योगिक तौर पे बहुत मजबूत अगर बनना चाहते हो, तो इन 8 उद्योगपतियों का कहना यह था कि स्टेट को, यानी सरकार को मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने किसमें कही थी? बॉम्बे प्लान में कही थी। अब आगे देखते हैं। उस समय भारत का प्राइवेट सेक्टर, अब ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? मैं पहले ही बता दिया था कि उस टाइम पर जो प्राइवेट सेक्टर है भारत का, उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर हमारा इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जब देश आज़ाद हुआ। प्राइवेट कंपनी खुद के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं चला सकती थी। प्राइवेट कंपनियां उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े उद्योग अपने दम पर नहीं चला सकते थे, इसलिए स्टेट को, इसलिए सरकार को पार्टनर का रोल प्ले करना होगा।
एडवर्सरी का नहीं, प्रतिद्वंदी का नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि सरकार भाई हमसे प्रतिद्वंदी की भावना मत रखो। हम जो बिजनेसमैन हैं, हाँ, हमारे साथ मतलब कॉम्पिटिटर की भावना मत रखिए, हमारे साथ वो एक पार्टनर का रोल प्ले करिए। मतलब उनका कहना यह था कि हम भी चलेंगे, चलो हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं, जो पार्टनर के तौर पे, हमारे विरोधी के तौर पे रोल प्ले मत करिए। स्टेट को हैवी इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब इनका क्या कहना था, स्टेट को ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा पैसे यानी मोटा पैसा सरकार ही लगा सकती है। प्राइवेट सेक्टर की उस टाइम पर जो भारत की छोटी प्राइवेट कंपनियां थी, उनके पास इतना दम नहीं था, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। इन बेसिक कैपिटल गुड्स, इनका कहना था कि सरकार को कहाँ कहाँ ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। जो कैपिटल गुड्स, जो मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री होती हैं, जो बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे इन उद्योगों को लगाने में, आयरन एंड स्टील को लगाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ये केवल सरकार ही लगा सकती है। सीमेंट है, सीमेंट उद्योग है, इसको में भी सरकार कोई रोल प्ले करना चाहिए। कोयले में, केमिकल में एंड हैवी इंजीनियरिंग में केवल सरकार ही ज़्यादा पैसा लगा सकती है, और उसको रोल प्ले करना पड़ेगा अगर चाहते हो कि देश का विकास हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट का मेजर रोल प्ले करना होगा। बार बार बॉम्बे प्लान वाले कह रहे हैं, 8 उद्योगपतियों ने बार बार कहना है कि सरकार को एक जगह और बड़ा रोल प्ले करना होगा। ये तो उन्होंने बता दिया कि बड़े बड़े उद्योगों में केवल सरकार ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बट प्राइमरी एजुकेशन में भी सरकार को बढ़ चढ़कर रोल प्ले करना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सेक्टर, उनका ये कहना था कि भैया देखिए, उनका कहना था कोई भी बिजनेसमैन प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान क्यों देगा, इससे तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। और भैया ये पॉइंट बिल्कुल सही बात है। ये सोशल सेक्टर में वो सब आ गया भाई, कर्मचारियों को पेंशन वेंशन मिलेगी, सारी बातें आ गई इसमें। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को, स्टेट को बहुत ज़्यादा। परंतु एक बात बताइए, देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार ने कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। हेल्थ केयर देख लो, तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, किसी भी जिले में चले जाओ, वहाँ के सिविल हॉस्पिटल को देख लो, सड़ी व्यवस्था है आज़ादी के 70 साल बाद भी। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, प्राइमरी एजुकेशन भी देश में अच्छी नहीं है, सब लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है, और इसी का फल आज हमें भुगतना पड़ रहा है। यूएन के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है कि किस देश ने कितना डेवलपमेंट है, किस देश के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, उस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग बहुत लो रहती है इंडिया वालों की। क्यों? ना तो देश में अच्छी प्राइमरी एजुकेशन है, ना देश में अच्छा हेल्थ सेक्टर है, ना देश में कोई अच्छा सोशल सेक्टर को लेकर ज़्यादा काम किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। इन्होंने एक टारगेट रखा था, बॉम्बे प्लान वालों ने कहा था कि जैसे हमने बताया, अगर तुम ऐसा करोगे 15 साल में, 15 साल की जो इन्होंने योजना बताई थी, 5-5 साल की, उन्होंने कहा था 15 साल के बाद आप देखेंगे डबल पर कैपिटा इनकम विद इन ए स्पैन ऑफ 15 साल के दौर में, 15 साल के अंदर हमारी जो पर कैपिटा इनकम है देश की, वो डबल हो जाएगी अगर हम ऐसे चले तो। विदेशी इन्वेस्टमेंट पर नहीं, उन्होंने ये भी कहा था, एक बात याद रखना, विदेशी कंपनियों को भारत में आने की ज़्यादा छूट मत दो, क्योंकि विदेशी कंपनी जब ज़्यादा पैसा लेकर भारत में आएंगी तो वो भारत की छोटी कंपनियों को डुबो देंगी, भारत की छोटी कंपनी अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। ये भी उनका एक पॉइंट था। उन्होंने कहा था, जो बॉम्बे प्लान में ये भी कहा कि जो देश में जो अलग अलग एरिया में जो जमींदारी सिस्टम चला हुआ अंग्रेजों के टाइम से ही, जो बड़े बड़े जमींदार है, एक एक जमींदार के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, और जो किसान है जो उन जमींदारों के अंडर में काम करते हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है। और तो जमींदार जो है वो क्या करता है, वो पैसे का अपव्यय करता है, वो सेविंग नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमें जमींदारी सिस्टम को खत्म करना चाहिए, रैयतवाड़ी सिस्टम को अपनाना चाहिए। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी हर किसान को अलग अलग खेती दे दो, अलग अलग उसको पावर दे दो। ये बात उन्होंने कही थी, ताकि फिर वो कुछ सेविंग भी करेंगे। और बॉम्बे प्लान ने एक बात कही थी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, खेती करने का एक तरीका होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसमें किसान मिलजुल कर खेती करते हैं। तो ये बात भी उन्होंने बताई थी। और डियर स्टूडेंट, एक बात नीचे जो लिखा हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक बात को लेकर बॉम्बे प्लान की आलोचना हुई थी, क्या था? इन्होंने कहा उद्योगों पर तो 50% रुपया खर्च करना चाहिए, पूरे देश को जितना पैसा उसका 50% उद्योगों पर खर्च कर दो, और कृषि पर 10% खर्च कर दो। और उस टाइम पर भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंडेंट थी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि कृषि पे ज़्यादा जोर मत दो, उद्योग पे ज़्यादा जोर दो।
तो ये बात सही थी या गलत थी एक अलग बात है, बट ये बात भारतीय लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि यार एक बात बताइए, अरे भाई ये उद्योगपति है और अपने हित की बात कर रहे हैं, इसलिए इस योजना को मतलब ज़्यादा लोगों ने स्वीकार नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो मैंने बताया है मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व सरैया प्लान वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।